ठीक है, कल ये क्वेश्चन दिए थे, वहीं से शुरू कर रहे हैं। हो गया था। cos theta by a। नहीं, और किसी का? तो मैं वही आया। ठीक है, इस सरफेस पे हमको निकालना है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, फोर्स जो लग रहा है यहाँ लग रहा है, और ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल हो जाएगा तो फिगर के नीचे लग रहा है अनुसार। ना फोर्स? हम्म, फोर्स तो नीचे लग रहा है ना? यस सर। अरे तो इसको हम ऐसे टेढ़ा कर दिए ना ब्लॉक को, तो नीचे ही है, क्रॉस सेक्शन के लॉन्ग ही तो है। सर तो रॉड लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा ना? समझे नहीं क्या कर रहे हो? तो लेंथ ही तो है ये। सर लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा ना, जैसे फिगर बना है। ये भी इधर ही वैसा ही है, ठीक है, सिलेंड्रिकल ही है। अरे सिलेंडर है तो ऐसा बना दिए हैं, इधर भी, इधर मान लेते हैं कैसा। चलो अब खुश? बोलो। नो सर, नहीं खुश। अच्छा, मतलब ये एरिया के हिसाब से, चलो ठीक है, हम ऊपर वाले फिगर से बता देते हैं, जैसा बना हुआ है वैसा ही बना देते हैं। ये हमारा एरिया है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी ये वाला एरिया ए दे रखा है, ठीक है। अगर इसका एरिया ए डैश बोलेंगे तो, और फोर्स जो लग रहा है हमारा इस पे, ऐसा फोर्स एफ है, तो यहाँ पे ऐसा एफ है, ये एंगल थीटा दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा एक एंगल, एक नॉर्मल इस पे ड्रॉ करेंगे, तो फोर्स नॉर्मल कितना आएगा? ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा एफ दिखेगा। cos थीटा। ठीक है, तो इधर हमको मिल जाएगा एफ कॉस थीटा। कितने एरिया पे लग रहा है? ए डैश पे, तो सिग्मा अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं नॉर्मल, तो क्या आएगा? एफ कॉस थीटा बाई ए डैश। ठीक है, अब हमको ए डैश फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि ए जो है ए डैश कॉस थीटा है, ठीक है। तो ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं? ए बाई कॉस थीटा, तो हमको मिल जाएगा एफ बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ठीक है, किस एरिया पे लग रहा है? तो ए डैश पे, तो ए डैश फाइंड करना पड़ेगा, तो इसलिए एफ कॉस थीटा बाई ए नहीं, बल्कि एफ कॉस थीटा बाई ए डैश होगा, तो इसलिए ए डैश का वैल्यू लिख दिए। ठीक है, अगर हम इसी सरफेस पे शियर स्ट्रेस पूछते तो, ठीक है, शियर या फिर टेंजेंशियल, एफ बाई काइंड ए ऑफ, tan थीटा। ठीक है, वही आ जाएगा, एफ साइन थीटा बाई ए बाई कॉस थीटा, ही आएगा, ये ना आएगा? यस सर। एफ बाई ए, तो साइन 2 थीटा बाई 2 आ रहा है। यस सर। ठीक है, ऊपर चला जाएगा cos थीटा, तो sin थीटा cos थीटा बचेगा, तो 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो sin 2 थीटा बाई थीटा। ठीक है, तो ये आ गया। हमसे पूछेगा कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कब होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब होगा, तो बता जब सकते हो? 45 थीटा जब 0 हो और जाएगा, F/2 हाँ, एफ बाई ए हो जाएगा, मैक्सिमम नॉर्मल होगा। शियर मैक्सिमम होने के लिए
ये साइन 2 थीटा 1 होना पड़ेगा क्योंकि वही मैक्सिमम होगा। तो एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। उसे बता सकते हो ना, लिखाना पड़ेगा। नहीं सब बता सकते। ठीक है, मैक्सिमम शियर। मैक्सिमम शियर के लिए क्या दिख रहा है कि साइन 2 थीटा हमको 1 होना पड़ेगा, एम्प्लाइज द थीटा 45 डिग्री। ठीक है, ये सब छोटा छोटा चीज है। ये ध्यान रखना है कि एरिया और फोर्स हम कैसे लगा रहे हैं। एंगल तो थीटा 90 यहाँ हो पे सकता है। थीटा 90 हो सकता है। कहाँ पे बताओ। तो वही थीटा नीचे में। थीटा 90 हो जाएगा तो एरिया रहेगा, वो एरिया कैसे ले पाएंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा रॉड है, अगर हम ये सर्कुलर एरिया का एंगल 90 कर देंगे या ऊपर, ऐसा पता नहीं कैसा आएगा। ठीक है, हमको 2 ऐसे रॉड दे रखा है। ठीक है, इससे ऐसा वेट लटक रहा है, ये ए है। ठीक है, ये बी है। बी रॉड है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ से ये W1 है, वेट 600 न्यूटन। इस पे ये वेट लटक रहा है W2 6000 न्यूटन। और क्या दिया है, इसका एरिया। ठीक है, ए का एरिया जो है वो है 10 मिलीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया है 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि लेंथ जो है सेम है बट डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, ये चीज दे रखा है, हमसे पूछ रहा है विच मटेरियल इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ए स्ट्रॉन्ग है या फिर बी स्ट्रॉन्ग है, ये हमको बताना है। कैसे बताएंगे, बोलो। हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, आखिर किस बेसिस पे हम बता पाएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं होगा। इसमें स्ट्रेस ज्यादा प्रोड्यूस होगा वो स्ट्रांग होगा। हाँ, और बिना टूटे वेट रहेगा। ठीक है, नहीं जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, अगर स्ट्रेस ज्यादा होगा यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है उसका, तो ज्यादा स्ट्रांग होगा। नहीं तो ऐसे अगर देखा जाए तो बी वाला जो है वो ज्यादा वेट रखा है 6000 न्यूटन और ये 600 न्यूटन है। लेकिन हम लोग ऐसे देख के नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, अलग अलग मटेरियल। हो गया।
ए ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा बी है, तो ए जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मटेरियल। ठीक है, भले ही उसका थिकनेस कम है, जैसे हम लोग रॉड ही यूज करते हैं, रॉड को अगर एकदम महीन वायर में अगर चेंज कर ले तो हाथ से पकड़ के तोड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टील जो है वो कमजोर हो गया लकड़ी के मुकाबले। एक मोटा लकड़ी और एक पतला सा वायर को अगर हम खींचते हैं तो मैं भी वायर को हम तोड़ दें। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मटेरियल में वायर कमजोर है एज कम्पेयर टू वुड। ठीक है, तो इसलिए ये चीज स्ट्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो फोर्स पर Destroying यूनिट force. एरिया। ठीक है, Oh, यानी कि yeah. लोड कैपेसिटी कह सकते हैं हम इसको, कि कोई भी मटेरियल कितना पर यूनिट एरिया लोड होल्ड कर सकता है, फोर्स होल्ड कर सकता है, उसको हम लोग एक तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे। So tensile strength क्या होता है? टेंसाइल Strength. स्ट्रेन। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन अभी थोड़ी देर बाद ही आ जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेस देखे थे हम लोग कि या फिर शियरिंग स्ट्रेस, दोनों सेम ही चीज था। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रेन। ऐसे ही ये तो लॉन्गिट्यूडनल था, मैं भी दे सकता है कि अगर कोई बॉल है उसको पानी में डाल दे तो उसका वॉल्यूम उतना घट गया, उस पर इतना प्रेशर लग रहा है, तो हम लोग उससे फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ये सब चीजें। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन एक नया टर्म है। क्या है ये, तो जैसे कि अगर हम किसी भी मटेरियल पे फोर्स लगा रहे हैं तो हमने देखा है कि उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इसमें नो डाउट हो रहा है। ठीक है, अगर हमने एक रॉड लिया था, उसको दोनों तरफ से पकड़ के खींचा, ठीक है, ऐसे खींचे तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत तो इलोंगेशन आया होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये लेंथ एल था, तब हो सकता है कि एल प्लस कुछ डेल्टा एल, यानी कि थोड़ा सा ही बड़ा, थोड़ा सा लेंथ चेंज हो गया, कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज होगी। वैसे ही अगर ये मान लेते हैं कोई मटेरियल था, इस पे अगर हमने चारों तरफ से इस पे फोर्स लगाया यानी प्रेशर लगाया, तो इसका शेप हो सकता है कि ऐसा कुछ चेंज हो जाए। बलून है, उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो उसका साइज शेप जो होता है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो अगर ये चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है, यानी कि डेल्टा भी कुछ चेंज हुआ है। यानी कि अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसके जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी शेप साइज जो भी कहें, उसमें चेंजेस आ रहा है, तो उसका एक्सटेंट कितना होगा, कितना फ्रैक्शन चेंज होगा, कितना परसेंटेज चेंज होगा, उस चीज को ये स्ट्रेन रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस अप्लाइड फोर्स के कारण उसमें कितना जो लेंथ का चेंजेस आ रहा है या फिर वॉल्यूम का चेंजेस आए, कैसा भी चेंज आए, कॉन्फ़िगरेशन का चेंज आए, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम लोग ऐसे एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन। So epsilon naught क्या होता है सर? उसी में ऐसा अगर नॉट जीरो लगा देते हैं तो उसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और 12th में इसको परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन, जैसे सिग्मा है वैसे ही यहाँ पे एप्सिलॉन है। तो डिफिनीशन में वर्ड में भी यही चीज लिखेंगे और मैथमेटिकल भी यही चीज लिखेंगे, यानी कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं
तो रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का रेशियो जो होगा उसी चीज को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन में लेंथ, जैसे कि ऊपर वाले रॉड है तो रॉड में लेंथ चेंज हो रहा है, वो जो कोई भी आर्बिट्री शेप बनाया है उसमें देख रहे हैं कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी चेंज हो सकता है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, कुछ भी, ठीक है। तो स्ट्रेन कहते हैं कि अगर हम कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए हैं किसी बॉडी पे और उस बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेंथ में चेंज आए या कैसे भी चेंज आए, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं कि ये जो चीज है ये हमारा स्ट्रेन है। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये स्केलर ही क्वांटिटी होता है, ठीक है। यूनिट का बात करें तो यूनिट जो होगा ये यूनिट लेस होगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम का रेशियो, लेंथ लेंगे तो लेंथ का रेशियो, तो हर जगह लेंथ है तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट लेस क्वांटिटी है, स्केलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स। तो जितने तरह के हम स्ट्रेस पढ़े वैसे ही स्ट्रेन भी होगा। तो पहला लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी एक रॉड है एल लेंथ का है, अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एक तरफ से पकड़े हुए रहे या फिर दोनों तरफ फोर्स लगाए, जैसे भी फोर्स लगाए, और इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत ये चेंज आ गया, लेंथ में थोड़ा बहुत चेंज आ गया, यानी कि अब ये लेंथ कितना हो गया, एल प्लस डेल्टा एल। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रेन डिफाइन करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये चेंज इन लेंथ अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ है ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज हो रहा है, तो लेंथ, तो इसको हम लोग लिख देते हैं डेल्टा एल बाई, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ भी देखो डेल्टा एल भी मीटर में होगा, एल भी मीटर में होगा, तो यूनिट डायमेंशन जो होगा 0 होगा, बहुत स्मॉल होगा तो डेल्टा एल भी ले सकते हैं, डी एल बाई एल, ठीक है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर हमसे कहा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होगा। ऐसे ही वॉल्यूम वॉल्यूम स्ट्रेन या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दोनों सेम चीज है, सिंपल सा चीज है, फोर्स हम लगाए, इसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा और उस स्ट्रेस की वजह से इसका थोड़ा बहुत वॉल्यूम जो है चेंज हुआ होगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी है तो इसका वॉल्यूम भी माइनस डेल्टा भी रहा होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि कभी भी अगर हम बाहर से फोर्स लगाएंगे तो वॉल्यूम जो है इसमें घट रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ईवी लिख देते हैं, ईवी यानी वॉल्यूमेट्रिक रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम होगा, तो यहाँ से डेल्टा वी बाई वी होगा, ठीक है। मोस्टली केसेस में इसमें वॉल्यूम घटता ही है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा लेते हैं, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉल्यूम जो है डिक्रीजेस। यहाँ पे भी ऊपर में भी अगर लेंथ घटता है तो हम माइनस लगा लेते हैं, लेकिन लेंथ बड़ा हो रहा है तो इसलिए हम प्लस में ही रखें। वैसे ही थर्ड शियर बच गया, रिलेशन है क्या? हाँ क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और जो लेंथ वाला स्ट्रेन है दोनों में रिलेशन है कोई? इसमें यहाँ पे हम लोग कोई रिलेशन नहीं निकालते हैं, ठीक है। थर्मल वाले में वॉल्यूम और लेंथ के जो एक्सपेंशन होता है उसमें रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमको क्या बता रहा है कि कितना वॉल्यूम चेंज है, अगर मान लेते हैं कि एक ऐसा हम क्यूबिक शेप ही ले लें, ठीक है,
तो अगर हम इसमें चारों तरफ से बराबर तरीके से फोर्स लगाते हैं तो इसका लेंथ में अगर एक पार्टिकुलर लेंथ को देखें तो उसमें भी चेंज आ रहा है, वैसे ही ओवरऑल वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, लेंथ में भी चेंज, उसमें भी चेंज, तो ओवरऑल चेंज करेंगे तो इधर वाला कंसेप्ट सारा लगाकर हम लोग फाइंड कर सकते हैं रिलेशन, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं फाइंड करते हैं, थर्मल वाले में फाइंड करते हैं, क्योंकि जब वहां पे हम हीट करेंगे तो जो एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा वो चारों तरफ से होगा, एक तरफ से नहीं होता। यहाँ पे है लेंथ के केस में रॉड को कंसिडर करते हैं तो उसका थिकनेस को हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, सिर्फ लंबाई देख रहे हैं। बाकी में अगर चेंजेस आ भी रहा है तो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम उसको इलोंगेट करेंगे तो जरूर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रहा होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत ही कम चेंज होता है, बहुत ही कम। जैसे रॉड स्टील है तो खींचेंगे तो ज्यादा लंबा के लिए हम नहीं बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग वो सब चीज नेग्लेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे रिलेशन को भी माइंड नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शियर स्ट्रेंथ। तो जैसा शियर स्ट्रेस था वैसे ही इस पे भी फोर्स लगेगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ब्लॉक था। ठीक है, ब्लॉक है, सामने से देख रहे हैं तो 2 डायमेंशन में दिख रहा है। इस पे हम ऐसा फोर्स लगा देते हैं, चलो पूरा बना ही देते हैं। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, हम इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो है, ये एंड मान लेते हैं कि ये जो है फिक्स्ड, नीचे वाला एंड फिक्स्ड है, जेली हो गया या फिर रबड़ हो गया, वैसा कुछ। तो अगर ये एंड फिक्स्ड है तो ऊपर वाला एंड जो है ऐसा कुछ डिफॉर्म करेगा। ठीक है, नहीं कि आगे की तरफ ऐसा झुकेगा, यानी कि यहाँ से ये एंगल थीटा, और ये भी थीटा यहाँ पे दिखा रहे हैं तो इतना हम झुका रहे हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड मटेरियल का बात कर रहे हैं तो स्टील ही है, ऊपर से हम उसको प्रेस कर रहे हैं, शियर कर रहे हैं, तो बहुत ही कम डिफॉर्मेशन हो। जैसे लॉन्गिट्यूडनल का बात है तो लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा एक खंबा हो गया, ठीक है, खंबे के ऊपर बिल्डिंग अड़ा हुआ है तो ऊपर से उसको प्रेस कर रहा है तो वहां पर लॉन्गिट्यूडनल वाला केस हो गया। ठीक है, शियरिंग में होता है कभी कभी कि अगर ऐसा है, इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं तो इस वाले जगह पे ये जो है इसको पूरा शियरिंग टाइप का फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो सब वहां पे शियर टाइप का बिहेवियर होता है। तो वही है, यहाँ पे अगर एंगल ये थीटा आगे गया है तो यही एंगल थीटा जो है रिप्रेजेंट करता है हमारा डिफॉर्मेशन इसमें। तो मान लेते हैं कि ये एंगल चला x, इसका हाइट था h, तो डिफॉर्मेशन ये एंगल थीटा, शियरिंग स्ट्रेंथ हम डिफाइन करेंगे इक्वल टू ये थीटा होगा। थीटा बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है, तो हम tan थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये जो है 5 यहाँ पे डिग्री से कम। थीटा, हाँ, तो बहुत ही कम ही रहता है यहाँ पे, तो इसको थीटा अगर देख रहे हैं फिगर से तो ये x/h लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा को हम x/h लिख सकते हैं। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ जो हो गया वो एंगुलर चेंज हमको दिख रहा है, एंगुलर चेंज इन जो हमारा दो परपेंडिकुलर सरफेसेस है, यानी कि ये सरफेस और ये पीछे वाला सरफेस, उन दोनों में हमको दिख रहा है कि एंगुलर चेंज आ रहा है, थीटा से चेंजिंग हो जा रहा है। पहले ये खड़ा था, झुक जा रहा है। ठीक है, ये वैसा ही फीलिंग है, एक मोटा सा अगर आर डी शर्मा का बुक हो, थोड़ा पुराना हो गया हो, ऊपर से अगर हम धक्का देते हैं तो ऐसा ही शेप बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे शेप ये बनता बात है ठीक तो है उसमें, सर। हाँ, तो उसमें एंगल का चेंज आता है, तो वही जो एंगल का चेंज है वही हमको रिप्रेजेंट कर रहा है शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो हमारा कितना एक्सटेंड क्या है, कैसा चेंज आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन में, उसी चीज को स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ठीक है,
स्ट्रेन तभी एक्ट करेगा जब स्ट्रेस होगा, यानी कि जब उसमें रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा। आगे चल के हम लोग थर्मल में देखेंगे कि अगर हम एक रॉड को हीट करते हैं तो इलोंगेट कर जाता है, लेकिन वहां पे स्ट्रेस या स्ट्रेन हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फ्रीली एक्सपेंड कर रहा होता है। फ्री एक्सपेंशन है तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स नहीं आता है, तो रीस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा तो स्ट्रेन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रेन और उसके टाइप्स। सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टील वायर है, लेंथ है 2 मीटर, बोल रहा है कि जब हम उसको इलोंगेट कर रहे हैं तो डेल्टा एल आ जा रहा है 1 सेंटीमीटर, तो फाइंड वाई स्ट्रेन। फिर 0.005। ठीक है, 5 इंटू 10⁻³ दे रखा है, वही आएगा। क्या करना है, कुछ नहीं, डेल्टा एल बाई एल 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻²/2 5 इंटू। ठीक है, एक थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा क्या है, दूसरा कंसेप्ट मिक्स कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि हैमर से हम किसी स्टील का स्पाइक है, उस पे हम हिट कर रहे हैं, जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये जो है 10 मीटर से रिबाउंड कर रहा है। स्ट्रेस पूछा है, स्ट्रेन अभी स्ट्रेस।
आ गया। क्या करेंगे वो बता दो, कैलकुलेशन थोड़ा जाएगा लग रहा है। हमसे बोल रहा है सिग्मा एम फाइंड वी करना है। माइनस यू से फोर्स निकालेंगे। हाँ, फोर्स क्या आ जाएगा, एम डेल्टा वी। ठीक है, एम डेल्टा वी यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन एरिया, यही कर देना है। यानी 30 इंटू मैग्नीट्यूड। टाइम हाँ अच्छा, हाँ टाइम टाइम डेल्टा टी भी है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा। So 1.97 by 20 into 10 power 6 1.97 by 20 into 10 power 6. ठीक है, देख लेना आंसर क्या दिया है। आंसर है 1.97 इंटू 10 का पावर 7। यहाँ सिर्फ 7 है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस था। स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन देखे। नेक्स्ट है हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ क्या है कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाए तो उसमें डिफॉर्मेशन भी हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, स्ट्रेन भी डेवलप हो रहा है। तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं है? तो उसी चीज को ये हुक्स लॉ जो है, यानी कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक रिलेशन दिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाइड किए हैं तो स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। यानी कि बॉडी में जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेन भी डेवलप होगा। ये हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि कोई भी एक बॉडी है उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स अगर डेवलप हो रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स के कारण स्ट्रेस आया और उसमें जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, कन्फिग्रेशन में चेंज आ रहा है, तो उसका जो एक्सटेंट है, स्ट्रेन जो है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और वो रिलेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे और फाइनल कंक्लूजन पे यही है कि स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। हम जानते हैं कहीं भी अगर ऐसा आता है प्रोपोर्शनल तो एक कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं स्ट्रेस Young's model. इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। ठीक है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हम बोल रहे हो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उसी के टाइप्स देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ये बताना तो ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी अगर स्ट्रेस है स्ट्रेन है, ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व दोनों प्रोपोर्शनल है तो ऐसा कुछ जाएगा। और इसका जो स्लोप होगा, ध्यान से देखो, तो स्लोप जो हमको है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक तो है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेस, होगा यहाँ। हाँ स्ट्रेट ही है। स्ट्रेट लाइन ही है। स्ट्रेट लाइन को उसका अगर स्लोप का बात करें तो जो स्लोप है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होगा वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। टाइप्स देख रहे हैं ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। हमने पढ़ा 3 तरह के स्ट्रेस और 3 तरह के स्ट्रेन, तो तीनों को आपस में रिलेट करेंगे तो ये भी कितने तरह के आएंगे, 3 ही तरह के। तो पहला देख रहे हैं यंग्स मॉडुलस, जवान है ये, इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि हम जानते हैं कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, तो ये सिग्मा इक्वल टू गामा इनटू ई लिखते हैं। इसको हम लोग y से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कब होगा, फॉर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के लिए होगा। डिफाइन कैसे कर देंगे इसको, ठीक है, सिंपल डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन में लिख देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, यानी यंग्स मॉडुलस इज रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं कि ये यंग्स मॉडुलस है। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं स्ट्रेस को बोल सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, लिखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई रॉड है, इस पे अगर हम फोर्स F लगा रहे हैं, इसका ओरिजिनल लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, और यंग्स मॉडुलस गामा है, तो गामा हम लिखेंगे F/A अपॉन डेल्टा L/L, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ से ध्यान से देखो तो डेल्टा L हमको क्या मिल जा रहा है, FL बाई गामा इंटू। ठीक है, तो इससे हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, यहाँ से हमको दिख रहा है कि डेल्टा एल किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि एक्सटेंशन, अगर किसी हम रॉड का बात करें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में, तो एक्सटेंशन किस किस चीज पे दिख रहा है। तो यहाँ से डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। ठीक है, इसी चीज में और ऑल्सो अगर हम फोर्स लिखना चाहें तो फोर्स को ध्यान से देखो तो लिख सकते हैं गामा ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। ठीक है, गामा ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। अगर हम इसको एक स्प्रिंग से कंपेयर करें, ये नेचुरल लेंथ है इसका, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ एक्सटेंड कर दिए x, तो बोलते थे इस पे जो फोर्स लग रहा है वो kx लग रहा है। वैसे ही रॉड के केस में अगर वो ओरिजिनल लेंथ में था, उस पे हम फोर्स लगा के डेल्टा एल अगर एक्सटेंड कर दिए, तो इससे कंपेयर करके हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं F इजकल टू के इंटू डेल्टा एल। यहाँ के क्या कह रहे हैं, तो एक कांस्टेंट है गामा ए बाई एल, जिसको हम बोलते हैं स्टिफनेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, स्प्रिंग के लिए भी के को स्टिफनेस कांस्टेंट कहा जाता था, तो यहाँ से भी ये के आ रहा है गामा ए बाई एल। और यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी कि अगर स्टिफनेस का बात कर रहे हैं तो जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होगा उतना ज्यादा स्टीफर हमारा मटेरियल होगा।
एरिया बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा स्टिफनेस होगा, लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो स्टिफनेस घट जाए, यानी ज्यादा लंबा होगा तो उसको हमको इलोंगेट करना, फोर्स लगाना, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे ज्यादा लंबा के लिए तो ज्यादा इलोंगेशन आएगा। एरिया अगर ज्यादा रहा तो हमको ज्यादा इलोंगेट करने के लिए फोर्स भी वैसे ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो के को बोलते हैं स्टिफनेस, और स्टिफनेस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। वहां पे भी हम लोग अगर क्या बोलते हैं स्प्रिंग का बात करते हैं, एक लंबा स्प्रिंग है, अगर उसको कट कर देते हैं तो बोलते हैं उसका स्टिफनेस जो है बढ़ गया, यानी कि उसका के जो होता है बढ़ जाता है। वहां पे हम लोग उतना डिटेल में नहीं बोलते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं कि स्प्रिंग का जो के है वो लेंथ से इनवर्सली डिपेंडेंट होता है, और उसी के हिसाब से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर किसी रॉड का बात किया जा रहा है तो उसका स्टिफनेस के इक्वल टू गामा ए बाई एल आएगा, और गामा क्या है तो यंग्स मॉडुलस। तो डेल्टा एल लिखना हो तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, डेल्टा एल किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो डेल्टा एल बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो डेल्टा एल यानी कि सेम फोर्स में ज्यादा डेल्टा एल होगा। सेम फोर्स है, गामा अगर ज्यादा रहा तो डेल्टा एल कम होगा क्योंकि इनवर्सली एरिया ज्यादा है, सेम फोर्स में डेल्टा एल कम होगा। ठीक है, तो ऐसा ये वेरिएशन होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो मोस्टली गामा चीज इसमें कांस्टेंट होगा। गामा जो है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो आ रहा है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, तो सारे जो है मटेरियल का प्रॉपर्टी होगा, बाकी एक्सटर्नल फैक्टर पे जैसे फोर्स लगा के लेंथ पे इन सब चीज पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताओ, खुद ही सोचो। अगर हमको किसी चीज को इलोंगेट करना होता है, हीट करते हैं तो ज्यादा आसानी से हो जाता है। ठीक है, जैसे आयरन ही है, उसको अगर हम किसी और शेप में बनाना चाहते हैं तो गर्म करके पीटते हैं। ज्वेलरीज ही है, उसको अगर हम डिजाइन करना चाहते हैं तो हीट करके डिजाइन करते हैं, तो उसमें आसानी से वो इलोंगेट हो जाता है कम फोर्स पे ही। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत कहानी है हमारे गामा का। के का अगर लेंथ है तो स्टिफनेस कांस्टेंट क्या होगा, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल क्या कहलाता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में देखेंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड ही सब कुछ है इसमें। सेकंड, बल्क मॉडुलस। ठीक है, बी से या फिर बीटा से लिखा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं के भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन हम बीटा ही यूज करते हैं, तो बल्क मॉडुलस बीटा। बल्क का बात हो रहा है तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अगर हमको बीटा का बात कर रहे हैं, बल्क यानी कि टोटल जितना कुछ है, तो टोटल में हमारा वॉल्यूम ही आता है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। अच्छा, एक चीज और, यूनिट। यूनिट अगर ध्यान से देखो तो स्ट्रेन तो यूनिट लेस है, तो कोई सा भी मॉडुलस हो, ठीक है यहीं पे देख देते हैं, कोई सा भी मॉडुलस हो, इसका जो यूनिट होगा, ठीक है यूनिट जो होगा वो दिख रहा है कि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा, यानी कि स्ट्रेस का ही यूनिट होगा क्योंकि स्ट्रेन तो यूनिट लेस। ठीक है, तो इस चीज को बोलते, यहाँ से अगर हम देखें तो बीटा को लिख सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस, यानी कि वो तो प्रेशर ही आता था, और ये माइनस डेल्टा वी बाई। ठीक है,
तो वॉल्यूम स्ट्रेस अपन वॉल्यूम स्ट्रेन लिख रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं P अपॉन माइनस डेल्टा V बाई वी। डेल्टा V बाई वी क्या है? तो वॉल्यूम स्ट्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम लोग देखे थे कि वॉल्यूम स्ट्रेस को प्रेशर लिख सकते हैं, तो उसको डायरेक्टली हम P लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे बल्क मॉडुलस ये चीज है, तो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, बल्क मॉडुलस बीटा है, यानी कि जितना ज्यादा स्ट्रेस, बीटा अगर जिसका ज्यादा होगा तो स्ट्रेन भी ज्यादा डेवलप होगा। बीटा अगर बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस हमको ज्यादा लगेगा, यानी कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर मटेरियल होगा, तो उसका कंप्रेसिबिलिटी उतना ही कम होगा। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी है, इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो होता है 1 अपॉन बीटा होता है, यानी जितना ज्यादा बल्क मॉडुलस होगा उतना ही ज्यादा कंप्रेसिबल, उतना ही कम कंप्रेसिबल होगा, जितना तो कम सॉलिड्स बीटा का उतना ज्यादा। बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा। क्या? सॉलिड्स का बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा। हाँ, सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी के नहीं, सॉलिड का क्या होता है, सबसे कम होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर गैस होता है। तो बीटा सबसे ज्यादा होगा सॉलिड का, फिर लिक्विड का, फिर गैस का। ठीक है, तो ये था हमारा बल्क मॉडुलस। फिर है एक शियर स्ट्रेन, ठीक है, शियर स्ट्रेन से भी एक था, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम लोग लिखते हैं ईटा से। ईटा डिफाइन होता है टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस, शियर लिखते हैं, अपॉन शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो ईटा को अगर लिखना होगा तो यहाँ पे F टेंजेंशियल अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई थीटा, यही था हमारा। Ft लिख रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा था, F टेंजेंशियल जिस सरफेस एरिया पे फोर्स लगेगा वो अपॉन थीटा। थीटा को हम x बाई एच लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम थीटा ही लिख के छोड़ रहे हैं। तो ये था हमारा 3 यंग्स मॉडुलस ऑफ, क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। ये तीनों चीजें जो होती है अलग अलग केसेस में देखे कि स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में रिलेशन देते हैं। जब लॉन्गिट्यूडनल चेंज हो रहा होता है तो वहां पे यंग्स मॉडुलस आता है, जब वॉल्यूमेट्रिक चेंज है तो बल्क मॉडुलस, और जब कॉन्फ़िगरेशन यानी कि साइज में चेंज हो रहा है, मतलब कह सकते हैं शेप में चेंज हो रहा है, तो उस समय आ रहा है मॉडुलस रिजिडिटी। यूनिट सब में सेम ही होगा, क्योंकि स्ट्रेन जो होता है यूनिटलेस है, तो जो भी यूनिट होगा वो उसी का होगा, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस का। अब इससे कुछ रिलेटेड सारे से क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड डेल्टा एल, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन इसी से रहता है।
ठीक है, गामा उसका यंग्स मॉडुलस है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दोनों केस में डेल्टा एल फाइंड करना है। हो गया। हेलो। सर इक्वल नहीं है दोनों में। इक्वल आ रहा है। यस सर। ठीक है, इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसमें अगर हम डेल्टा एल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फोर्स एल अपॉन ए इंटू गामा। तो फोर्स है वही डब्लू, वेट एम जी, तो डब्लू एल बाई ए गामा। इसमें देखते हैं, तो इसके वाले के लिए डेल्टा L1 बोल रहे हैं, तो डेल्टा L1 लिखेंगे। मूव नहीं कर रहा होगा, ये हमको दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम में होगा, तो डब्ल्यू ए बाई गामा इंटू एल बाई टू। और इसमें अगर हम डेल्टा L2 बोलेंगे तो डब्ल्यू ए बाई गामा एल बाई टू, दोनों में सेम आ रहा है। तो टोटल इलोंगेशन अगर डेल्टा एल डैश लिख रहे हैं तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ध्यान से देखो तो डब्ल्यू ए बाई गामा एल ही आ रहा है, नहीं कि सेम ही आ रहा है। ठीक है, अगर मास अलग अलग होता तो एक्सेलरेट भी कर रहा होता, उसका देखेंगे आगे। एक मान लेते हैं वायर है, ऐसे हम लोग उसको लटका के रखे हुए हैं। ठीक है, फिलहाल लेंथ एल है, गामा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक है, लेंथ एल है, गामा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। बोला जा रहा है डेंसिटी रो है। फाइंड elongation due to its own weight। ठीक है, ऊपर हम लोग जो है वायर का वेट को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वायर जो दिया है उसके खुद के लेंथ की वजह से कितना इलोंगेशन होगा वो बताना है। वेट तो वेरी कर रहा होगा नीचे से ऊपर तक हर पार्ट में, यानी टेंशन जो फोर्स होगा वो अब कांस्टेंट नहीं होगा। ऊपर वाले में हम लोग कांस्टेंट मान रहे थे, जैसे कि रस्सी में टेंशन रहता था, जब रस्सी का वेट आ जाता था तो टेंशन हर जगह पे चेंज, वैसे ही यहाँ भी। रो जी एल स्क्वायर बाई 2 गामा। कितना?
रो जी एल स्क्वायर बाई 2 रो गामा, जी ठीक है। और किसी का? क्या करेंगे यार, नीचे से जाके कोई भी एक एलिमेंट ले लो। तरफ तो कम आ रहा है, ये सब इसमें जनरली हाफ आ जाता है। हाँ हाँ, तो आ ही जाएगा क्योंकि इंटीग्रेट होगा। तो स्क्वायर बाई 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा होगा? यहाँ पे अगर हम इस पार्ट पे टेंशन का बात करें तो टेंशन कितना लग रहा होगा बताओ? तो ऐसा हम देख रहे हैं, ये वाला पार्ट हो गया, ये नीचे वाला पार्ट हो गया। तो इस पे टेंशन इधर नीचे, इस पे ऊपर टेंशन टी। तो इसका जितना वेट है ये टी उतना ही लग रहा होगा निवाई वाले का। तो अगर टोटल का हम मास मान लेते हैं एम फॉर लेंथ एल है, यानी कि एल लेंथ के लिए मास एम है, तो वाई लेंथ के लिए कितना हो जाएगा? एम बाई एल इंटू वाई। तो टी हो जाएगा एम बाई एल वाई इंटू जी। ठीक है। अब इस डी वाई लेंथ पे हमको इतना फोर्स दिख रहा है, तो इलोंगेशन इन डी वाई। ठीक है, डी वाई लेंथ जो है उसमें इलोंगेशन कितना होगा? तो हम इलोंगेशन लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि डेल एल, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल कितना होगा? तो हम लिखते हैं फोर्स, फोर्स कितना है? एम बाई एल वाई जी। फोर्स इंटू लेंथ, लेंथ कितना है? तो डी वाई, ये वाला चीज जो है लेंथ है, अपॉन एरिया, एरिया तो ये है काम। ठीक है, इस में हम देख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे लेंथ हम यही चीज रखे हैं। तो टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल हमको क्या मिल जाएगा? तो एम जी बाई एल ए वाई, वाई डी वाई, ये गामा है। इंटीग्रेट कर देंगे 0 से एल तक, तो आ जा रहा है एम जी एल बाई 2 ए वाई। ठीक है, अगर m को हम इसके डेंसिटी के फॉर्म में रखेंगे तो ये आ जाएगा m क्या हो जाएगा हमारा? रो इंटू एल। तो इसको लिख सकते हैं रो जी एल स्क्वायर बाई 2 इंटू। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पे हम इसको और क्या लिख सकते थे, ध्यान से देखो। तो इसको हम लिख सकते थे एम जी बाई 2 एल बाई ए वाई। कितना? एम जी बाई एल 2 एल ए वाई, यानी कि जितना उसका वेट है उसका आधा फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को अगर याद रखोगे तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि कितना है, जितना भी वेट होगा उसका आधा एफ की जगह हम फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं। बाकी मैथ्स में तो कुछ खास नहीं है, यानी कि हम लोग यहाँ से इस चीज को देखते हुए ऐसे समझ सकते हैं कि एक रॉड था, इस पे हम फोर्स कितना लगा रहे हैं? तो एम जी बाई 2। ठीक है, इसके लिए अगर लिखते तो यही लिखते। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्लेस करके डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको नोट करके याद रखना है। टाइम बचेगा और कुछ नहीं। ठीक है, इलोंगेशन कितना होगा इसमें फाइंड करना है। स्मूथ सरफेस है,
0। नहीं, अगर हम इसका मास नहीं दिए रहते, बोलते कि बहुत ही थिन है, तब कह सकते थे। ऐसा वाला क्वेश्चन किए होगे हर जगह। अगर हम टेंशन का बात करते थे तो टेंशन अलग अलग आता था, ठीक है। वैसे ही इस बॉडी में फोर्स जो है, हर पार्ट पे टेंशन अलग अलग लग रहा होगा, उसकी वजह से क्युमुलेटिव इसमें कुछ ना कुछ इलोंगेशन हुआ होगा, वही फाइंड करना है। ऊपर वाला जैसे सॉल्व किया वैसे ही करना है। हो गया। हो गया। यही होगा कि फोर्स से अगर ये आगे जा रहा है तो किसी न किसी एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, F/m। अब इस वाले पार्ट पे अगर हमको निकालना है यहाँ पे कि कितना इसमें टेंशन लग रहा है, तो टेंशन के लिए इसका भी एक्सेलरेशन यही होगा। इसका मास इतना है तो हम टेंशन लिख सकते हैं इतना, वही इस dx एलिमेंट पे लग रहा है। तो dx एलिमेंट का अगर हम छोटा सा टेंशन है तो दोनों तरफ हम tt मान सकते हैं, तो इसके लिए इलोंगेशन लिखते हैं। इसमें इलोंगेशन कितना होगा, डेल एल कह रहे हैं, तो कितना है, फोर्स है Fx/L इंटू लेंथ है dx डिवाइड बाई a इंटू वाई, ठीक है। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखो क्या जा रहा है, L/, F L/2 गामा A। हाँ
ठीक है, इसको ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे F/2 L/A गामा। ठीक है, ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा कि जब हमको ऐसा कभी भी मिलेगा, मान लेते हैं इधर F लग रहा था, तो इसको हम सिमिलर टू क्या समझेंगे कि इधर F/2, इधर F/2। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक्सेलरेशन 0 होता, और इसका अगर लेंथ L दे रखा होता तो इसमें हम डेल्टा L क्या लिखते, तो F/2 L/A इंटू गामा, फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसलिए अगर ऐसा कुछ दिया रहेगा तो हम इस तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमको क्वेश्चन में ऐसा दे दे, मान लेते हैं कि यहाँ से 2F लग रहा है, तो इसमें डेल्टा L क्या होगा, बोलो। FL/गामा है। FL गामा है। वही अगर यहाँ 3 होता तो 3F/2 कर देते, नहीं अलग अलग ऐसा हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसमें डेल्टा L क्या होगा वो फाइंड करना है। तो बीच में लग रहा है फोर्स F। हाँ, मतलब बीच में पूरे पार्ट में ही लग रहा है, किसी भी तरीके से L/3 पे हम F फोर्स और लगा रहे हैं। चलो इसको बता ही देते हैं। ठीक है, ट्रिक कैसे करेंगे, इसको हम दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेंगे, एक पार्ट को ऐसे, दूसरे पार्ट को ऐसे। इसका लेंथ कितना है L/3, इसका लेंथ कितना है 2L/3। इस पे फोर्स इधर 2F लग रहा है, ठीक है, पूरा रेस्ट में ही है, इस पे फोर्स इधर लगेगा 2F। ठीक है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है 3F, तो यहाँ पे इधर लगेगा 3F। ओवरऑल दोनों देख मिला के देखो तो यहाँ पे हमको फोर्स कितना दिख रहा है Fe। ठीक है, ऐसा अगर हम इसको तोड़ लेते हैं तो अब आंसर लिखना हमारे लिए बहुत ही आसान चीज है। इसके लिए हम डेल्टा L1 लिखते हैं, इस पे फोर्स लग रहा है 3F, दोनों तरफ सेम ही है तो 3F ही लिखेंगे। 3F इंटू लेंथ, लेंथ कितना 2L/3 डिवाइड बाई A इंटू गामा, और यहाँ से डेल्टा L2 क्या लिखेंगे 2F L/3 अपॉन A गामा, और डेल्टा L हो जाएगा हमारा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ठीक है, दोनों को सॉल्व करके जोड़ लेंगे। अगर ऐसा कुछ दिया रहेगा तो हम लोग इसी चीज को फॉलो करेंगे। हो गया, सर F एडिशनल फोर्स नहीं है, वहीं पे लग रहा है। क्या आवाज कट रहा है? सर F कोई एडिशनल फोर्स नहीं है, वही तो रिजल्टेंट है। ये वाला फोर्स यस एडिशनल सर। फोर्स ही है, ये सारे एडिशनल एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो फिर सर इसको हम्म, तोड़े। यहाँ पे इसको दो पार्ट में किए हैं, तो यहाँ पे दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, F ही तो आएगा, बताओ।
सर अगर वहाँ पे 2F लग रहा होता तब ये कर पाते, कहाँ पे? जहाँ F लग रहा है वहाँ पे। नहीं, वहां पे अगर 2F इसमें लग रहा नेट होता, फोर्स 0 इसलिए कर पा रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर 2F लग रहा होता तो एक्सेलरेट करना पड़ता हमको, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रखना पड़ता, उस हिसाब से इसको दो पार्ट में करके हमको फोर्स फाइंड करना पड़ता। जैसे कि अगर हम बोल देते कि ऐसा है, मान लेते हैं इधर 2F है, यहाँ पे F लग रहा है, ठीक है, तो टोटल 3F हो गया, मास M है, जिसको हम दो पार्ट में तोड़े हैं, तो एक्सेलरेशन हमारा दोनों का सेम ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर 2F लगाए हैं, इसका मास चेंज हो गया, तो हम इधर कितना फोर्स लगाएंगे कि एक्सेलरेशन हमारा सेम रहे, वो डिसाइड करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे फोर्स कितना लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी फोर्सेस लग रहा है तो हम कैसे भी डिवाइड करें, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। यहाँ पे 0 है तो आसानी से हो गया, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन रहेगा तो और काइनेमेटिक्स में जाना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, स्प्रिंग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, कभी पढ़े हो? सर पढ़ाए हैं अभिषेक सर। अच्छा, ठीक है, पता है सीरीज में रहता है तो कैसे क्या आता है? मान लेते हैं कैपेसिटर वाला K1, आता है। तो K क्या होगा, 1/K इक्वल टू, ठीक है, और वही अगर पैरेलल में रहा तो ऐड हो जाएगा। K इक्वल टू K1 प्लस K2। तो रेसिस्टर्स का उल्टा हो गया। ठीक है, पता है इसका मतलब, तो वैसे ही चलो Γ1 A1 ही ले लो, Γ2 A2, ये दोनों का लेंथ सेम ही रखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, Γ1 2 ज्यादा लंबा हो जाएगा, गामा सेम रखते हैं और इसका एरिया को हाफ कर देते हैं। हो गया है, हिंट तो ऊपर मिला हुआ ही है। K1 K2 ये हो जाएगा, तो इसको हम सिंपली एक रॉड से अगर रिमूव करना चाहते हैं तो इसका K लिख लेंगे,
फोर्स तो F पता है, K कितना आएगा, तो K आ जाएगा K1 K2 बाई K1 प्लस K2। तो 3FL by gamma A। ये कितना आ रहा है K का वैल्यू, 1/2 गामा ए बाई 3/2 3L। 3/2 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जा रहा है हमारा गामा ए बाई 3L। हमको डेल्टा एल फाइंड करना है, तो F इक्वल टू क्या होता है, K इंटू डेल्टा एल यानी KX। तो डेल्टा एल इक्वल टू F बाई K कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर सॉल्व करते हैं तो आसान पड़ता है। तो रॉड को हम लोग स्प्रिंग के जैसे K1 K2 है तो ऐसे लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सीरीज में वैसे ही हो सकता है, पैरेलल में भी दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे हो सकता है बोले कि एक रॉड यहाँ है, एक रॉड यहाँ पे, एक बड़ा सा वेट हम इससे ऐसे लटका रखे हैं। ठीक है, सेम मटेरियल हो या फिर अलग अलग मटेरियल भी दे सकता है। अलग मटेरियल देगा तो लेंथ में हो सकता है ऊंच नीच हो। मान लेते हैं सेम मटेरियल है, गामा है, एरिया A/2 है, लेंथ L है। ये गामा है, एरिया A है, लेंथ L है। इस केस में हमको क्या दिख रहा है, सीरीज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में पैरेलल वाले में थोड़ा सा और क्या करता है कि क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए ऐसा नहीं देके कंपोजिट मटेरियल दिया जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस में हमको दिख रहा है कि हो सकता है कि इसमें इलोंगेशन ज्यादा हो सकता है, इसमें कम हो सकता है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, मे भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ऐसा दिया जाता है इसमें कि एक कंपोजिट मटेरियल बनाया है। कंपोजिट मटेरियल क्या करते हैं कि ऐसा एक है, अंदर में एक मटेरियल, बाहर में ऐसा दूसरा मटेरियल। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब इसको ऊपर से हम कुछ मेटल रख दिए या फिर इसके ऊपर बिल्डिंग रख दिए, कुछ भी रख दिए, तब बताओ। तो ऐसे दो मटेरियल हमको दिख रहे हैं, कैसा अंदर में है, उसके ऊपर दूसरा है। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि खंबा बनाते हैं, तो एक रॉड बोल देगा और उसके आसपास सीमेंट का है, ऐसा चीजें बनेंगी। तो यहाँ पे दिख रहा है इसका K1 फाइंड कर लेंगे, इसका K2, ये दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, तो K आएगा यहाँ पे K1 प्लस K2। ठीक है, तो ऐसे ऐसा क्वेश्चन दिए मिलेगा तो उसको ऐसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होता है इस चैप्टर के क्वेश्चन में, फॉर्मूला याद होने चाहिए बस। मोस्टली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर और एडिशन आता है किसी और टॉपिक का तो थोड़ा बहुत घुमाता है। मोस्टली मैकेनिक्स का आएगा, एक्सेलरेट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो ऐसे ही आएंगे। बाकी जो है चैप्टर पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन रहते हैं। यही नहीं, अब से जो भी चैप्टर शुरू होगा लगभग यहाँ से KTG तक, थर्मोडायनेमिक्स हीट ट्रांसफर तक, सारे लगभग फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही मोस्टली रहते हैं। 80% वही चीज मिलेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फिर एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एक्सपेरिमेंटल कर्व है, वो कैसा आता है, उसमें कौन सा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सब चीजें देखेंगे। और उसके बाद एनर्जी कंसिडरेशन देखेंगे। एनर्जी कंसिडरेशन इन द सेंस क्या है कि अगर हम किसी को इलोंगेट कर रहे हैं और इसको हम देख ही रहे हैं कि स्प्रिंग के तरीके से हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं, और इसमें अगर इलोंगेशन हम लाते हैं तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा होगा। जब तक कि इलोंगेटेड है तो वही हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में वही सैटरडे को हम बात करेंगे, ये 1:30 बजे से हो जाएगा, तो उस दिन अगर होगा तो उस दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो
बुकलेट कर सकते हो, उसमें सिर्फ एनर्जी वाला छोड़ के बाकी सब कुछ लगभग हो ही चुका है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू टू प्रियांश, ज्योत्सना। यस सर। थैंक यू सर। यस सर। पूरा ही साइलेंट ही रहे, बीच में कभी बोला ही नहीं दोनों। और आदित्य कहाँ रह गया है? हेलो। जाम खत्म नहीं हुआ शायद उसका। ठीक है, ठीक है फिर।